Hello, Assalamu alaikum, dear students. कैसे हैं आप सब? I hope so. Everyone is all right. So today we have to start chapter number 8, that is logic. And before we are just go through towards the exercise, we have to go through some basic knowledge of the chapter, that is intro actually. तो अब यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, आप चेक करें यहाँ पर कुछ 3-4-5 पेजेस तो सिर्फ इसके जो सारी थेरी है उसी के बारे में है. बट आई एम नॉट गोइंग टू गो टू मच इन डिटेल. मैं वही चीज़ें गो थ्रू करूँगी जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अब सबसे पहले जैसा कि वर्ड है लॉजिक. ना व्हाट इज़ लॉजिक आपने अक्सर देखा होगा व्हेन वी आर टॉकिंग इन डेली रूटीन्स एंड व्हाट वी टॉकिंग के अगर हम ग्रुप में बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं आपस में और अगर किसी की बात का कोई रीज़न नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं यार देयर इज़ नो लॉजिक व्हाट यू वांट टू से, कि जो तुम कहना चाह रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही. ठीक है, तो इस तरह से वो हम लॉजिक का वर्ड यूज़ तो कर लेते हैं बट एक्चुअली यू डोंट नो व्हाट इज़ दैट मीनिंग. तो वो हम जर्नल एक वर्ड यूज़ करते हैं कि यार इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है. तो चेक करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली लॉजिक इन योर बुक. Logic is a systematic method of reasoning that enables one to interpret the meaning of statements, examine their truth, and deduce new information from existing fact. अगर मैं वर्ड बाय वर्ड आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताऊं तो लॉजिक एक सिस्टमेटिक मेथड है. सिस्टमेटिक लाइक एक निज़ाम, एक प्रॉपर मेथड, एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड एक्चुअली जो है ऑफ रीजनिंग, यानी कि जिसको हम सोचते हैं किसी बात को, दैट एनेबल अस, जो कि एक्चुअली हमें ये काबिल कर देता है, हम इस काबिल हो जाते हैं किसी भी, यानी एनेबल वन, यानी कि किसी भी इंसान को इस काबिल कर देता है टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट. फ़र्ज़ करें कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो मैथमेटिक्स में है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है. लॉजिक इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू मैथ्स, रादर इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द सब्जेक्ट, रादर इट इज़ रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट. तो उसमें जब आपके पास कोई स्टेटमेंट होती है, जब आप इतने काबिल हो जाते हैं कि सोचें और उसमें से उसका मीनिंग ढूंढें, आप एग्जामिन करें कि उसमें क्या बात ट्रूथ है या गलत है, या उसमें से कोई नई इन्फॉर्मेशन जब निकाली जाती है फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो कि एक्चुअली पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन आप उसको समझ जाते हैं और उसमें से कोई नई चीज़ निकालते हैं, या तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड लॉजिक. लॉजिक प्लेज अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. और जो लॉजिक होती है वो कहते हैं कि हमें बहुत से जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे स्पेशली कंप्यूटर्स में या इसके अलावा साइंसेस में भी, हम बहुत सी चीज़ों को समझने की इस काबिल हो जाते हैं, समझते हैं, और डिसीजन मेकिंग, और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम खुद से फ़ैसला किसी भी चीज़ को लेकर के ले सकें. दो किस्म के लॉजिक्स की जो कह लें कि जो टाइप्स हैं, दैट इज़ द वन इज़ डिडक्टिव एंड द अदर इज़ इंडक्टिव. तो यहाँ पर देखेंगे वी जनरली यूज़ लॉजिक इन आवर डेली लाइफ वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स. फॉर एग्जांपल वी ऑफन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस. मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताती हूँ एक्चुअली, अगर लॉजिक की कभी डेफिनेशन पेपर में आ जाए सो दैट इज़ अनफ. लॉजिक की डेफिनेशन ये काफ़ी है. अब ये आगे इंडक्शन का जो बहुत एक ख़ास एक वर्ड है जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को याद रखना चाहिए, या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुत सी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे डिसिप्लिन्स हैं, उसमें भी ये वर्ड जो है यूज़ आप कभी ना कभी ज़रूर सुनेंगे इन योर हायर ग्रेड्स. तो अ पर्सन गेट्स, व्हाट इज़ इंडक्शन या इंडक्शन मेथड क्या होता है. अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन once or twice in the life and experiences a reaction soon after. उसने बोला एक आदमी है, अगर उसको पेंसिलिन का इंजेक्शन दिया जाए या कोई इसके अलावा भी अगर कोई इंजेक्शन किसी को दिया जाए, या कुछ मेडिसिन अगर कोई बंदा खाता है और उसको फ़ौरी तौर पे उससे एलर्जी हो जाती है, उसको उसका रिएक्शन फ़ील होता है, तो ही जर्नलाइजेस दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन. तो अब देखिए, एक दफ़ा उसने वो मेडिसिन ली, तो लाइफ में फ़र्ज़ करें उसने पहली बार वो मेडिसिन ली है, तो उसको हम किसी भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ब्रूफन की एक जो मेडिसिन है, अगर आप वो पीते हैं तो पहली बार में आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका अगर कोई रिएक्शन है, तो आपको नहीं पता चलेगा. कभी दूसरी तीसरी चौथी बार में जाके आपको ये फ़ील होता है कि यार, फिर आप लोग सोचते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी को अगर उसे एलर्जी है तो ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका, तो यू विल नॉट बी एबल टू नो एक्चुअली वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी. इधर आई एम टेकिंग द मेडिसिन, मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, लेकिन आराम आने के बजाय मैं तो और ज़्यादा वर्स कंडीशन होती जा रही है. तो फिर आपको ये, जब आप डॉक्टर से कंसर्न करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपको स्पेसिफिक इस मेडिसिन के अंदर कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसा एलिमेंट है, या कोई इस मेडिसिन से ही आपको एक्चुअली एलर्जिक हैं आप, तो फर्दर मोर आप ये मेडिसिन नहीं लेते. तो देखिए, एक काम 3-4 बार आपने वो एक्सपीरियंस किया, आपको फ़ील हुआ, या आप डॉक्टर के पास गए, तो वो काम करने के बाद जाके आपने एक जनरलाइज एक डिसीजन, या आपने एक चीज़ फैक्ट आपको पता चल गई कि अगर मैं ये मेडिसिन लूँगी
यहाँ लूँगा तो मैं इससे ज़्यादा मुझे मतलब मैं बीमार हो सकता हूँ या मुझे एलर्जी है इससे। तो इस तरह से जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे कुछ ऑब्ज़र्वेशन या किसी एक्सपीरियंस के बाद हम जब कोई फैक्ट बना लेते हैं, जब हमारे लिए वो चीज़ ट्रू हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। लास्ट लाइन पढ़ें, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, इस तरह से आपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो एक नतीजा अखज़ कर लिया, इसको बोलते हैं इंडक्शन, और इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। तो देर आर टू नेम, द वन इज़ इंडक्शन एंड द अदर इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल साइंसेज वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन द, अब ये और डिटेल में नहीं हमने जाना, यहाँ तक हो गई एक बात। अच्छा, अब चलते हैं डिडक्शन पे। डिडक्शन पे क्या होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है, वी ऑफन कंसल्ट, चलें सारा पढ़ लेते हैं। इंडक्शन, इंडक्टिव रीजनिंग इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल साइंसेस वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही है। इनफैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ अवर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन। और मैनी मतलब अगर मेडिकल में या बायो में देखा जाए, मेडिकल साइंसेस में, तो डेफिनेट बात है पहले वो डिफरेंट एनिमल्स में या कोई तजर्बे करते हैं, तब जाके वो इस चीज़ को एक फैक्ट बना लेते हैं, हाँ जी ये चीज़ से ऐसा होगा। तो ये हम नेचुरल साइंसेस में हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। ऑन मेनी ओकेजन्स वी हैव टू अडॉप्ट द ऑपोजिट कोर्स, जबकि बहुत सी जगहों में हमें इसका रिवर्स करना पड़ता है। वो रिवर्स क्या है, दो रीज़न थी लॉजिक की, एक हमने पढ़ लिया इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग, एंड देयर इज़ अनदर थिंग दैट वी जस्ट गोइंग थ्रू, वो है क्या, वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर और डॉक्टर, ये सबसे खास लाइन के देखें, वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट, यानी कि एक ऐसा फैक्ट है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसकी बेस पर हम कोई बात कर रहे हैं। वी ऑफन कंसल्ट, हम डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास जाते हैं, और बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन, ऑफ कोर्स अगर वो बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर या लॉयर है तो हम उनके पास कंसल्ट करने या जाते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके। दिस वे ऑफ रीजनिंग दैट इज़ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस believed to be true is called deduction. One usual example of deduction is that all men are mortal, we are men. अच्छा, हमें पता है कि ये हमें पहले से पता है, ये चीज़ हमारे अंदर है, या हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि इंसान जो है फ़ानी है, तो हम ये मान के चलते हैं, तभी हम कहते हैं सब ने मर जाना है। तो इसका मतलब ये पहले से एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको सब जानते हैं, और हम तभी हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स वी हैव टू डाई। तो देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल टू स्टडी लॉजिक, वी स्टार्ट, आगे जो स्टेटमेंट आगे चीज़ें हैं। तो फ़र्क क्या है कि आपके पास जो इंडक्शन था उसमें क्या होता है, पहले आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती है और फिर आप उसको मानते हैं, जबकि डिडक्शन का मतलब क्या है कि एक फैक्ट आपको पहले से पता होता है और उसको आप एक एज इट इज़ आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये दो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं लॉजिक के। अब मैथ्स में स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या होती है, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी बात, एक ऐसी जो स्टेटमेंट किसी बात को भी कहा जाता है, और जैसे कि एक्सप्रेशन है जो या तो गलत होगी या सही होगी, बट नॉट बोथ, लेकिन एट द सेम टाइम इट कुड नॉट बी पॉसिबल दैट इट विल बी ट्रू एज वेल एज इट विल बी फॉल्स। तो ये होती है आपके पास स्टेटमेंट। चलें, अब आई एम जस्ट गोइंग टू लीव ऑल दीज थिंग्स, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये जो ऑपरेटर्स हैं, जो बच्चे हमारे कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इन चीज़ के बारे में पहले से आइडिया होगा, वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस मैथड, इन दिस डायलॉग बॉक्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, द लेटर पी क्यू एट्सेट्रा विल यूज टू डोनेट द स्टेटमेंट। A brief list of the symbol which will be used is given below. अब ये क्या चीज़ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं एकदम से आपको ये नहीं बताना चाह रही, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं, इसको आपने बोलना है हाउ, ये सिंबल है, हाउ टू बी रीड, सिम्बॉलिकल एक्सप्रेशन एंड हाउ टू बी रीड। ये एक सिंबल है, इसको ये जो अलीमद आ के ऊपर हमारी उर्दू में जो इस तरह का सिंबल है, ये वैसे एक वेव की तरह सपोज कर लें, ये इसको नॉट बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको निगेशन बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, दैट इज़ निगेशन। अब उसके बाद इसको एंड बोला जाता है, ये जो उल्टा वी है दिस इज़ एंड, और बल्कि इसके बारे में आपको पता है, हम जब वो अपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, तो यहाँ पर भी इसको एंड ही बोला जाता है, यहाँ पर भी ये एंड है। इसको बोलते हैं पी एंड क्यू और पी एंड क्यू। दिस इज़ और, ये जो उल्टा वी है, या कह लें उल्टा वी जो है वो एंड है, जो वी है वो आपका और है। इसको बोलते हैं इफ़ देन इम्प्लाइज, और ये इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, या इसके अलावा इफ़ एंड ओनली इफ़ का जो सेंटेंस है। इन मोर डिटेल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आप इसको क्वेश्चन पे इसकी एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब निगेशन का मतलब क्या है, अच्छा ये चीज़ क्या है, आपने सबसे पहले जो एक चीज़ याद रखनी है वो क्या है, मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करती हूँ आपके लिए।
ये एक आपके पास फर्स्ट कॉलम जो आपके पास हुआ करेगा दैट इज़ ऑलवेज पी एंड क्यू। मतलब ये कह लें दो आपके पास इनपुट हैं, ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और यहाँ पर जो आप डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फ़र्ज़ करें एक निगेशन पी मालूम करें तो ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अब ये आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो ट्रू है, ये वाली जो हैं ये एक आपके समझे मेन क्वेश्चन है पी और क्यू। इसमें हम करते क्या है कि पहली स्टेटमेंट को ट्रू, पहले दो जो कॉलम होते हैं जो बॉक्सेस हैं वो ट्रू ट्रू और दूसरे क्या है फॉल्स फॉल्स, फिर क्या है टी एफ और टी एफ, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अब निगेशन पी का मतलब क्या है कि निगेट करना, किसी की बात को ऑपोजिट कर देना, रिवर्स कर देना, कि अगर वो निगेशन पी में अगर ये दो स्टेटमेंट वो टी टी एफ एफ है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फिर ट्रू को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर देंगे और फॉल्स को ट्रू कर देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड निगेशन। इसको बोलते हैं निगेशन या निगेट करना। अब ट्रू का टी का निगेशन क्या है, फॉल्स होता है और फॉल्स का क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये हो गया सबसे पहला ऑपरेशन जिसको बोलते हैं निगेशन और ये इसका क्या है, सिंबल है। याद रखें हमने चार जितने भी ऑपरेशन अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं तो उसका जो सबसे पहले दो कॉलम है दे विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, टी टी एफ एफ टी एफ होगा कि पहले दोनों ट्रू हैं फिर फॉल्स हैं, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये ऐसे होगा। तो ये जो ऑपरेशन था सबसे पहले देखें तो देखो ये है आपके पास टी, ये पी है आपका और ये निगेशन पी है कि टी एफ है। ये सिर्फ एक चीज़ को बता रहा है कि निगेशन एक्चुअली होता है कि टी का एफ और एफ का टी। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज़ कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, ये जो एंड था पी एंड क्यू को बोलते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो है ये जैसे आपकी बुक में लिखा है, मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, ये कैसे बना है, ये देखें। पहले दो कॉलम मैंने आपको क्या बताए हैं, जो फर्स्ट टू कॉलम है दैट इज़ ट्रू ट्रू और क्या है फॉल्स फॉल्स, फिर क्या है ट्रू फॉल्स और ये क्या है ट्रू और फॉल्स। ये है आपका पी, ये क्यू, ये आपने बना लिए कॉलम इस तरह से और ये है आपके पास पी एंड क्यू। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। इसका नाम क्या है, कंजंक्शन। अब अगर मैथमेटिक्स में अगर आपने बहुत से स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन किए होंगे, अगर ज़रा उस पर गौर किया जाए तो स्टूडेंट्स जो एंड होता है हमारा, जो एक ऐसा ऑपरेशन है, स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जो उसको उर्दू में इबारती क्वेश्चन बोलते हैं, वो एक ऐसे सवाल होते हैं जिसमें काफ़ी दफ़ा एंड का वर्ड यूज़ होता है और एंड को एक्चुअली प्लस बोलते हैं, ठीक है। तो एंड में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसको प्लस की बजाय, अगर प्लस की जो फेस है वो मिलता है मोस्टली मल्टीप्लिकेशन से, जैसे डिवीजन का साइन किससे मैच होता है, माइनस से दो डॉट हटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, सब्ट्रैक्शन का साइन। तो सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन को सोच लें कि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि उल्टा कर लें, इसको एंड कर दें, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई कर दें प्लस की जगह। तो अब दूसरी एक और बात भी है कि आप ये सोचें कि जो ट्रू है, कोई चीज़ ट्रू है, इसका मतलब उसको कह लें आप वन, और ये भी ट्रू क्या है वन, और ये क्या है ज़ीरो ज़ीरो, कि टी है तो इसको वन वन सपोज कर लें और फॉल्स को आप सपोज कर लें ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। ये एक मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन और फिर ज़ीरो। आपकी बुक में ये मेथड नहीं बताया गया, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें याद रखने के लिए कुछ कभी कभी लॉजिक्स की ज़रूरत होती है, कभी कभी किसी एक टेक्निक की ज़रूरत होती है जिसको वो अपने माइंड में वो रिकॉल कर सकें, मेमोराइज़ करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आप ये याद रख लें कि टी का मतलब एक्चुअली क्या है, वन। जैसे ये क्योंकि कंप्यूटर में ये टॉपिक ज़्यादा यूज़ होता है तो आप ये करें कि ये एक बाइनरी, ये लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें दो ही वर्ड होते हैं, एक वन और एक ज़ीरो, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, यानी कि पूरी की पूरी लैंग्वेज बेस करती है वन ज़ीरोज़ पे। ओके, तो अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वन वन सा क्या है, वन, लेकिन वन को हम क्या बोलते हैं, टी। फिर वन ज़ीरो सा क्या है, ज़ीरो, और ज़ीरो के क्या बोलते हैं, फॉल्स, ठीक है। फिर बोलते हैं ज़ीरो वन सा क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो है तो ज़ीरो का मतलब तो फॉल्स है। फिर ज़ीरो ज़ीरो सा क्या है, ज़ीरो, दैट इज़ फॉल्स। तो एक्चुअली जो मेरा आंसर आ रहा है वो आता है टी एफ एफ एफ। मतलब जब मैं कंजंक्शन अप्लाई करूँगी इन दो कॉलम्स पे, जो मेरे इनपुट हैं और ये मेरा आउटपुट है, तो ये मेरा आंसर आएगा। तो चेक कर लें, यही आपकी बुक में आंसर है। अब आपकी बुक आपको कैसे बताती है, बुक में यूँ लिखा है कि अगर देखें यहाँ लिखा है द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P and Q is symbolically written as P and Q. A conjunction is considered to be true
ओनली इफ़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आप चेक करें आपकी कंजंक्शन कब ट्रू होती है, जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ कोई एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरह से आपकी बुक में मेंशन किया गया है। आपको दोनों तरीक़ों से याद रखना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये एक इजी तरीका है, आप वो भी याद रखेंगे, ये भी। मीन्स टू सही, अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आ जाए और अगर आप भूल जाएं कि ये क्या था, मुझे कैसे आंसर याद रखना है, तो आपको 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट के अंदर आप इसको कैसे आप कर सकते हैं। आपको ये पता है कि ये TTFF है, ये आपने याद कर लें कि पहला कॉलम हमेशा TTFF है, दूसरा TF है, ठीक है। अब एंड को आपने करना है कि जब अगर आपके माइंड में ये रह जाए कि एंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन से मैच हो रहा है, कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो बस आपने क्या करना है, इसको कर दें मल्टीप्लाई। और दूसरी एक और बात कहनी कि T का मतलब 1 है और F का मतलब 0 है। आपने फटाफट से ये बना लिया। जब आपने ये बना लिया तो अब डेफिनेशन बनाना मुश्किल नहीं है। आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से देखें, द कंजंक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू, द कंजंक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है। व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू द आंसर विल बी ट्रू। लेकिन अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाए, एटलीस्ट अगर एक भी हो, तो सोचे दोनों तो फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो इस तरह से आपकी बुक में ये लिखा है। पहले आप, मुझे लगता है, वो टेबल याद कर लें, फिर आप डेफिनेशन खुद से फॉर्म कर सकते हैं। कंजंक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द ट्रूथ टेबल, और ये जो अभी बनाया था, ये जो बना हुआ है, जैसे ये सारे बने हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टेबल में आपको ये गिवन है जो हमने पहले कर लिया है। अब देखते हैं डिसजंक्शन क्या चीज़ होती है। डिसजंक्शन का मतलब होता है, डिसजंक्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल इसका रिवर्स है। मैं आपको दोबारा से इसका टेबल बना के दिखाती हूँ। डिसजंक्शन जो है दैट इज़ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है, वही आप पहला क्या करेंगे, इसका आपके पास जो 2 स्टेटमेंट्स है, एक P है, एक Q है, और दूसरा बना लेंगे ये वाला, इसका ऑपोजिट इस तरह से है। तो पहला क्या है, TTFF, TF और T और F, ये आपने 2 बना लिए। अब चलते हैं, अगर ये आपको पता है कि ये जो इसमें कंजंक्शन में आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है, तो डिसजंक्शन में आपने क्या करना है, प्लस करना है। अब ज़रा प्लस करके देखते हैं कि कैसे इसके आंसर्स बनेंगे। आपको मैंने कहा था T आपका 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। जबकि इस चैप्टर में, या जब हम इस टेबल की बात करते हैं, या ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कभी भी 1 और 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता। मीन्स कभी 2 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये ज़ीरोज़ वंस की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 और हमारा ट्रू 1 + 1 2 आ रहा है, लेकिन हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 जिसको बोलते हैं T। फिर देखें 1 + 0 1 है, तो वो ये लिख दिया। फिर 0 + 1 1 है, तो ये लिख दिया। और 0 + 0 0 है, तो हमने फॉल्स लिख दिया। तो अब ज़रा आंसर देख लें आपका क्या आ रहा है अपन कंजंक्शन में, TTTF TTTF, ये तो हमने ये कर दिया। अब ज़रा देखते हैं कि बुक में जो इसकी डेफिनेशन है उसको किस तरह से लिखा गया है। The disjunction of P and Q is symbolically written as, आपको क्यों पढ़ना पड़ेगा, because if they are asking the definition in your exam, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इस तरह से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। Written as this, P और Q ब्रैकेट में ये लिख लें। The disjunction P और Q considered to be true, ये true कब होता है, when at least one of the statement is true। इसमें क्या है, अगर आप गौर करें, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू है। देखें कोई एक, ये देखें ये ट्रू है, ये फॉल्स है, लेकिन ट्रू। फिर कोई एक में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू, दोनों ट्रू है, तो वो तो डेफिनेट बात है, ट्रू ही होगा। एटलीस्ट में आ जाता है कि कम से कम एक भी काम हो गया तो हो गया, 2 होंगे तो वो डेफिनेटली वही आंसर देगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या है, फॉल्स। इसका भी देख लें, दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही आ रहा है। लेकिन ट्रू कब आता है, जैसे इसके दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू। अगर इसमें रिजेंबलेंस भी है, दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू। लेकिन इसमें अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, लेकिन इसमें एक भी ट्रू है तो क्या है, ट्रू। यहाँ पर ये इसकी एक ऑपोजिट सेंस जो है बन रही है। ऑफकोर्स दोनों एक जैसे तो नहीं होंगे, तो अगर आपका दिल है तो डायरेक्ट ऐसे याद कर लें। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से याद करना है, तो ये एक छोटी सी लॉजिक आप करना चाहते हैं तो कर लें। ओके, अब एक तीसरा ऑपरेशन आ रहा है। एक कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, अब है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ठीक है। 2 नाम है, एक इम्प्लीकेशन और दूसरा क्या है, कंडीशन। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखें क्या करेंगे, अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P देन Q। मतलब इम्प्लीकेशन, ये आप देखें कि इसकी जो स्टेटमेंट इस तरह से बनी हुई है कि आपने क्या करना है, P से कहाँ जा रहे हैं, Q की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द Q जा रहे हैं, ठीक है।
ओके, अब करेंगे इसमें क्या कि कंसिडर, इसमें पहले इसको ज़रा सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो रिटर्न एज पी इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड कंडीशनल और एन इम्प्लीकेशन पी। यहाँ तक बात खत्म होती है। अब ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका MCQs है। पी इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, यहाँ को और कहीं पर भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसका जो फर्स्ट है जिसको पी, हमारी दो स्टेटमेंट्स होती हैं पी और क्यू। पी को ये क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, एंड और क्यू को हम ये क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन, ठीक है। क्या बोलेंगे कि पी को बोलेंगे एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस और क्यू को बोलते हैं कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट। तो ये आपने याद रखना है। ऐसा कब होता है, ये सिर्फ किस में है, सिर्फ इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इसके दो नाम हैं। अब ये होता क्या है इसको चेक कर लेते हैं। अब देखें इसमें करना आपने क्या है, ये तो हमारी जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है TTFF TF TF। अब इसमें करते क्या है कि देखें इसका जो दोनों ट्रू है तो ट्रू है और दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, देखें। अच्छा, इसकी एक और भी टेक्निक है, पहले इसको तो पढ़ते हैं। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली, ये तब फॉल्स होता है व्हेन द एंटीसेडेंट इज ट्रू, जब, अच्छा ये तो इन्होंने जो भी लिखा है, जो मेरे जो टेक्निक मैंने आपको बताने के लिए की है वो ये है कि आपने ना इसमें अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है, ठीक है। अगर ट्रू है तो भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है। लेकिन आपने देखना है कि अगर जो, क्योंकि हम एरो कहाँ लेके जा रहे हैं, अगर गौर करो तो पी से किधर जा रहे हैं, क्यू की तरफ। आपने क्यू को देख रहे हैं, अगर इधर का फॉल्स है तो फॉल्स है और इधर का ट्रू है तो ट्रू है, यानी कि इन दोनों को देखो। यानी कि इन दोनों का तो चक्कर ही अलग है कि अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है। लेकिन अगर एरो को देखा जाए, अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों में से, क्योंकि आप बोलेंगे कि ये कैसी बात है कि ट्रू फॉल्स तो भी फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू अब ट्रू हो गया। लेकिन आपने इसको देखना है कि एरो किधर को जा रहा है, एरो जा रहा है क्यू की तरफ, क्यू के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। अगर यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स, अगर ये ट्रू है तो इसको देख लें। अब ये थोड़ा बच्चों को यूँ भी कन्फ्यूजन ये फील होता है कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो मेक श्योर करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बार में हर चीज़ ही मुश्किल लगता है, लेकिन आपने इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें की हुई हैं। ऑल्दो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू, क्योंकि वो पहली बार आप कोई भी चीज़ करते हैं तो मुश्किल सवाल ही लगते हैं। लेकिन द कॉन्सेप्ट गेट ईजियर व्हेन यू आर इन प्रैक्टिस विद दैट। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे आ जाते हैं। और एक रेगुलर, एक कंसेक्टिव प्रैक्टिस जो है तो वो तो आपको एक्सपर्ट कर ही देगी इस चीज़ के लिए। तो अ कंडीशनल इज़ रिगार्डेड, अब इसको पढ़ लेते हैं, मेरी तो उस चीज़ को छोड़ दें जैसे मैंने आपको बताया। आप देखते हैं ये क्या कहता है, कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स। कि जो एंटीसीडेंट पहले वाला था दूसरे वाला ये फॉल्स है, जब ये आपके पास क्या है ट्रू और ये क्या है फॉल्स है। इन ऑल अदर केसेस कंडीशनल इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू, सो द ट्रू टेबल, उसने क्या है बाकी सब कंडीशन में सब ट्रू है। उसने आपको, अब अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो आप ऐसे करें। उसने बताया ये फॉल्स, सिर्फ ये इम्प्लीकेशन और कंडीशनल तब फॉल्स होता है जब आपका जो ये वाला हिस्सा है ये फॉल्स है, बाकी जो मर्ज़ी होता रहे आपने सबको क्या कर देना, ट्रू ही कर देना। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बल्कि ये बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि इम्प्लीकेशन सिर्फ तब फॉल्स होता है जब आपका जो कॉन्सिक्वेंट है अगर ये फॉल्स है, बाकी जो खिचड़ी पक रही है बस आंसर ट्रू ट्रू आएगा। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं बाय कंडीशनल की तरफ। बाय कंडीशनल देखें तो बाय कंडीशनल का जो सिंबल है, क्योंकि सिंबल बहुत ज़रूरी है, ये सिंबल है। इम्प्लीकेशन में सिंबल आपके पास ये था और बाय कंडीशनल में ये है। द स्टेटमेंट P to Q एंड Q to P, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, P से Q की तरफ जा रहे हैं और Q से P की तरफ, बीच में एंड, अगर इनको दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए तो गौर करो ये कुछ इस किस्म का सिंबल बन रहा है। इस कॉल्ड बाय कंडीशनल और इक्विवेलेंस। अब इसके नाम भी याद रखना ज़रूरी है, इसके दो नाम हैं। द वन इज़ बाय कंडीशनल एंड द अदर इज़ इक्विवेलेंस। It is read P if and only this double F is not single F, like ये कोई सिंगल F की तरह कंसिडर नहीं होगा, इसको बोलते हैं if and only if। अब देखें, अब इसका जो करने क्या है, पहले वही आपको पता है पहला कॉलम क्या है, अभी हमने इसको नहीं देखना, चलिए साथ इसको भी देख लेते हैं। पहला TTFF TF TF, ठीक है जी। इसका मतलब क्या था आपको अभी पता है, अभी पढ़ा है कि जब अगर इसमें अगर आपका एंटीसीडेंट जो ये वाला है, अगर ये जो कॉन्सिक्वेंट है फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, बाकी हर जगह ट्रू ही आना है। क्या कर लें, अगर ये फॉल्स है ये चीज़ तो ये फॉल्स है, बाकी सारे क्या आएंगे ट्रू। देखिए ये FFT TTF और FT भी ट्रू है। अब Q से P की तरफ जा रहे हैं, अब आपका एरो यूँ मुड़ जाएगा, अब आप यूँ करके चल रहे हैं तो TT तो हमारा है ही ट्रू और FT भी ट्रू है, लेकिन आपका ये वाला F आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर F आ गया, क्योंकि आपका ये जिसकी तरफ जा रहे हैं आपने उसको देखना है, बाकी FF भी हमारा T है। अब बाय कंडीशनल में क्या कंडीशन होती है कि बाय कंडीशनल में आपने किसको देखना, सिर्फ P और Q। अब इसको नहीं देखना आपने, इसको छोड़ दें,
आपका पी और क्यू के साथ काम है। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या है, ट्रू ही है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, यानी कि चाहे टी एफ है तो भी एफ, और चाहे एफ टी है तो भी क्या है, एफ ही है। अब अगर इसको दोबारा देखें, इन दोनों को नहीं देखना आप, सिंपल इन दोनों को देखें, इसको छोड़ दें बीच में से। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या है, फॉल्स हैं। और अगर आप इसे रिलेट करना चाहते हैं, अगर आप इसको रिलेट करके याद करना चाहते हैं, दोनों ट्रू ये भी ट्रू, दोनों फॉल्स, यानी कि कंडीशनल में भी यही था, इम्प्लीकेशन में भी यही सेम रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, तो यहाँ भी यही, तो दोनों, यानी इसका मतलब कि बाई कंडीशनल किसी हद तक इम्प्लीकेशन से मैच कर रहा है। तो दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है। लेकिन इम्प्लीकेशन में क्या था कि अगर ये वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। लेकिन बाई कंडीशनल में क्या डिफरेंस आ गया कि अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, चाहे वो एंटीसीडेंट हो, चाहे वो एंटीसीडेंट हो, चाहे वो कॉन्सिक्वेंट हो, तो कोई भी एक फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये एक्चुअल में इसकी ये 5 जो हमारी कंडीशंस हैं ये पूरी हो जाती हैं। 5 कैसे, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, निगेशन, फिर एंड, फिर और, फिर इम्प्लीकेशन, और फिर बाई कंडीशनल। इसको इम्प्लीकेशन या कंडीशनल बोलते हैं, इसको बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो ये सारी जो इसकी सारी कहानी थी, ये 5 हमने जो है वो टेबल पढ़ लिए हैं, ये इसकी मेन रीजंस थी। अब हम करेंगे इसके जो अगली जो बात है वो है कंडीशनल से रिलेटेड विद गिवन कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल रिलेटेड विद गिवन कंडीशन, ये एक नया क्वेश्चन है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं साथ, ऑफ कोर्स मुझे तो साथ ही इसको ये भी आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, बारी बारी आप इसको देखें, इसको समझें, इसको करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट पी एंड क्यू विद स्टेटमेंट्स एंड पी इम्प्लीफाई कर रहा है या इम्प्लाइज कर रहा है, क्यू के इसको ऐसे बोल सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू विद द गिवन कंडीशन, देन व्हाट इज़, ये जो भी कहानी लिखी है उसको मैं लिख के आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है या क्या है ये सारा कुछ। तो देखें ये क्या है आपके पास, मैं सिर्फ 1 मिनट ये कर लूँ, 1 मिनट है ये, चलें जी। ओके, सबसे पहले देखें आपके पास एक क्वेश्चन है P2Q। ठीक है, वो कुछ कंडीशंस आपको बताना चाह रहा है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आ सकता है, इसमें आपके पास कह लें आप डिफरेंट जो है MCQs में भी आ सकता है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे कन्वर्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ कन्वर्स। ये बाकी चीज़ों से बिल्कुल हटके हैं, इसका कोई भी जो रिलेशन है नहीं है प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, ये कन्वर्स है। उसके बाद क्या है आपके पास, इन्वर्स। उसके बाद है आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैं पहले ये करा दूँ, एक्सरसाइज में बाद में जाते हैं। चलें जी, इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, निगेशन P से निगेशन Q, और निगेशन Q से निगेशन P। चलें जी, अब ये क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है, दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड दीज आर 3 आंसर्स, द रिक्वायर्ड क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू। सम टाइम एग्जाम में वो आपसे पूछ सकते हैं MCQs में कि ये क्वेश्चन है, इसका कन्वर्स बना के दिखाओ, फिर यही क्वेश्चन है, इसका इन्वर्स बना के दिखाओ, और यही क्वेश्चन है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना के दिखाएं। अब ये क्या चीज़ है, अब कन्वर्स क्या होता है कि कन्वर्स में आपने सिंपल 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 क्या करना है, यू जस्ट हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ द नंबर। जैसे ये स्टेटमेंट P से Q थी, आपने इसको Q से P लिख देना, मतलब यहाँ पर Q ले आए, यहाँ पर P ले आए, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स। दोबारा बता रही हूँ, ये क्वेश्चन है और ये आपका पहला रिक्वायर्ड आंसर है, व्हाट ही इज़ आस्किंग यू। उसने बोला कन्वर्स बनाओ, तो कन्वर्स कैसे बनेगा, आपने सिंपल Q को यहाँ लिख देना है और P को यहाँ लिख देना है, तो ये बनेगा आपका कन्वर्स। अब देखें इन्वर्स, इन्वर्स आपका क्या है, इन्वर्स है आपका, ठीक है, इन्वर्स में क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन में, इन्वर्स का मतलब होता है जैसे ऑपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, तो इन्वर्स में दोनों का निगेट कर देना, इसका भी निगेशन अप्लाई कर दो, इसका भी निगेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर थोड़ा गौर करो तो कॉन्ट्रा निकला जैसे कन्वर्स से मैच हो रहे हैं, यानी कि दोनों जैसे मैच हो रहे हैं, ये भी C कन्वर्स है, ये भी जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लेकिन मैंने इसको कैसे आपको बताने की टेक्निक रखी है कि ये कन्वर्स से आपने देखना है, इसका रिलेशन कन्वर्स से होगा। ये कन्वर्स में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, जो सिंपल कन्वर्स आपका है ना, उसको छेड़ना नहीं, उसको चेंज नहीं करना, सिंपल आपने उसके साथ दोनों साथ निगेशन का साइन अप्लाई कर देना है। और एक और बात अगर बताती हूँ, फ़र्ज़ करो कि निगेशन P है और इसका दोबारा से निगेशन लिया जाए, तो निगेशन को ख़त्म करके खाली क्या आता है, P। दोबारा बताती हूँ, फ़र्ज़ करें पहले से निगेशन Q है और इसका डबल निगेट कर दो, इनको इसको फिर से निगेट कर लो, तो खाली क्या रह जाएगा, Q। ये बताने की रीज़न है क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए बता दिए। दोबारा से बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फॉर द शॉर्टर पार्ट। तो पहले आपने क्या करना है, कोई ये क्वेश्चन है, आपने कन्वर्स मालूम कर लिया इसका। कन्वर्स में आप क्या करते हैं कि जो आपके पास जो भी क्वेश्चन है आपने उसकी जो जगह है चेंज, एरो को चेंज नहीं करना, एरो वैसे का वैसा ही, यानी कि इम्प्लाइज का साइन सेम है, बस आपने क्यू को पहले और क्यू को बाद में लिख दिया जो भी क्वेश्चन आपका होगा। इन्वर्स में क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके साथ निगेशन का साइन आपने अप्लाई कर दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं कि जो अभी अभी आपने सबसे पहला पार्ट कन्वर्स मालूम किया था उसकी जगह वगैरह कुछ नहीं चेंज करनी, बस दोनों का बारी बारी क्या कर लेना है, निगेशन अप्लाई कर देना है, एंड दैट्स इट। अब ये करने की रीज़न क्या है कि अब इस तरह के हमारे, अभी हम इसको निचेड़ेंगे, हमारे पास जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम ज़रा अभी कुछ पहले क्वेश्चंस में आते हैं ताकि अब आपको समझ आए। कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, कुछ हमने साथ पढ़नी है, क्या है। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ दिस वन। सबसे पहले हम अपने MCQs देखते हैं। 4 options are given against each statement and circle the correct option. Which of the following expression is often related to inductive reasoning? तो इंडक्टिव रीजनिंग एक्चुअली क्या होते हैं, पहले आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, एक्सपेरिमेंट की बेस पे जब आप कोई रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग। तो अगर देखा जाए बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, तो बस हम राइट ऑप्शन को ही देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एक्स्ट्रा टाइम लाइक ओके। तो क्या करेंगे, तो सिंपल आपने इसको देखना है कि ऐसी जो, क्योंकि बहुत से एक्सपेरिमेंट पे बेस करके फिर हम कुछ चीज़ जर्नलाइज करते हैं। तो फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। आपको पता है कि हम पहले से जो फैक्ट एग्जिस्ट करता है वहाँ से कोई जो रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। तो ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ड्रॉ कंक्लूजन या ड्रॉ मतलब निकालना, तो ये भी एक वर्ड है जैसे बैंक के लिए, बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं ड्रॉ मनी। तो ड्रॉ का कह सकते हैं कि चीज़ को बनाना, उसको एज्यूम करना, उसको परसू करना। तो ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम वेल नोन फैक्ट, जो पहले से फैक्ट एग्जिस्ट करता है वहाँ से कोई रिजल्ट बनाना इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देर आर मैनी स्टेटमेंट्स हमने देखनी है जो कोई ट्रू कौन सी है। अगर मैं एक फॉल्स बताऊँ तो ये तो फॉल्स है। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ फाइनाइट, ऑफ कोर्स सेट ऑफ इंटीजर्स आर नॉट फाइनाइट, दे आर इन्फिनिट और अनकाउंटेबल। तो ये तो फॉल्स होगी, मैं सारी नहीं बता रही, मैं एग्जैक्ट राइट पॉइंट पे आ रही हूँ। तो 22/7 डज नॉट बिलोंग टू क्यू प्राइम। अब देखा जाए तो क्यू प्राइम, इसके ऊपर जो क्यू के ऊपर डैश है, ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं और जो इर्रेशनल होते हैं वो क्यू प्राइम होते हैं। हमें पता है कि हर वो चीज़ जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती है वो आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। और ये क्या कह रहा है कि ये जो है ये मतलब रैशनल नंबर होते हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि बिलोंग नहीं करता इर्रेशनल से। तो डेफिनेट बात है ये इर्रेशनल से बिलोंग नहीं करता बल्कि ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। अब नेगेशन, अब जो हमने सिंबल से किया था, तो पी का अगर ट्री है, ट्रू है, तो ट्रू का जो निगेशन है वो फॉल्स है, फॉल्स का निगेशन ट्रू है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल कोई सी, अब मैं कहती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है तो आप कहते हैं नहीं वो सच बोल रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को निगेट कर रही हैं बात, ये ऑपोजिट बातें हैं, रिवर्स हैं या इन्वर्सेस हैं। तो यहाँ पर देखें, अब आपको ज़्यादा अच्छा निगेशन का समझ आएगा कि दिस स्टोव इज़ बर्निंग। जो स्टोव है, चूल्हा है जो चल रहा है, जल रहा है, तो इसका उल्टा क्या है, तो स्टोव इज़ नॉट बर्निंग। तो इसलिए ये इसकी क्या है, निगेशन फॉर्म है, ये निगेशन का सेंटेंस है। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज़ ट्रू। अब याद रखें ये कौन सी, ये निगेशन वाला तो ख़त्म हो गया, ये कंजंक्शन की बात करें कि कंजंक्शन क्या चीज़ होती है। तो कंजंक्शन में क्या होता है, ये ट्रू, जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं ये ट्रू होती हैं जब दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ट्रू। अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करें, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो हमने टेबल बनाया था इस तरह से कंजंक्शन का, वो कह रहा है, तो देखें उसने बोला है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ही ट्रू आएगा, तो ये देख लें, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ही क्या है, ट्रू है, तो ये इसकी राइट ऑप्शन है। कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन, अब कंडीशनल की बात हो रही है। एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स, तो ये यहाँ पर आपने इम्प्लीकेशन में ये चीज़ यहाँ पढ़ी है, जो अब नेक्स्ट इम्प्लीकेशन में ये आप चीज़ ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखें कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ क्यू टू पी। अब देखें ये एक क्वेश्चन है जैसे बिल्कुल अभी था, अब ये सवाल पहले पी टू क्यू था, अब फर्ज करें ये आपका क्वेश्चन है क्यू टू पी। तो अगर मैं इसको आपको सारा सॉल्व करके दिखाऊं क्यू टू पी क्या है, तो क्यू टू पी का जो सबसे पहला कन्वर्स बनता है वो क्या बनता है कि सिंपल आपने क्या कर दिया, एरो चेंज कर दिया, मतलब पी को पहले लिख दिया और क्यू को बाद में, तो बना कन्वर्स। इन्वर्स में क्या करते हैं कि इसी के साथ आपने क्या लगा दिया, निगेशन का साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, जो कन्वर्स होता है
उसके साथ आपने क्या कर देना होता है, निगेट करना है। तो अगर हम इसके साथ निगेट कर दें तो ये क्या बनेगा, इस तरह से ये चीज़ आएगी। तो ये क्या है, इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है, ओके। अब आपने जो इसका नंबर 8 आपके पास MCQs है, उसमें क्या करेंगे, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, कि वो ये कहते हैं कि जितने भी इंटीजर्स जो 2 से बड़े हैं, अब 2 से बड़े तो कितने ही ऑफ कोर्स इन्फिनिट इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो किसको सम करने से आते हैं, हमेशा 2 प्राइम नंबर को सम करने से आता है। अब एक्चुअली व्हाट ही वांट टू से लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ लिखूँ जैसे लेट्स सपोज करें, अब 2 से बड़ा जो है, जैसे फर्स्ट अगर मैं करूँ 5 है, तो 5 को देखें तो 2 + 3 आपके पास ये ओके डन है, कि अगर आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने से आपके पास क्या मिलता है, 5 है। इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया। अब 6 को देखते हैं तो जैसे 5 + 1 ये तो नहीं हो रहा, या इसके अलावा 3 + 3 करें तो ये भी ट्रू है। 7 के लिए करते हैं, जैसे 3 + 4 करें तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा और अगर आप देख लें 5 + 2 कर दें तो वो ट्रू हो गया 7। अब अगर हम 3 करें, क्योंकि 2 से बड़े की उसने बात की थी, तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिनको प्लस करने से 3 है। जैसे 2 + 1 है, अब 2 तो प्राइम है और ये नहीं है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कभी तो बात ट्रू होती है और कभी जो है वो फॉल्स हो जाए, तो इसको बोलते हैं कंजेक्टर। तो देखें यहाँ पर क्या है, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड कंजेक्टर। ठीक है, वो जो एक ऐसी चीज़ें जो कभी यस कभी नो कभी, तो उसको बोलते हैं कंजेक्टर। द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज़, एक ऐसी स्टेटमेंट, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, अगर मैं कोई 2 पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ और उसमें से अगर हम एक लाइन पास कर दें, तो एक्चुअली वो क्या है आपके पास, इसका मतलब है कि ये एक फैक्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सियम। द स्टेटमेंट द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इसका एक क्वेश्चन भी है इसी एक्सरसाइज में, कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो 180 डिग्री आता है, जिसको हम प्रूव करते हैं। तो जिस चीज़ को हमें प्रूव करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं थेरम्स। तो ये MCQs खत्म हो गया। अब इसका पहला जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो देखें, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो अब इस सवाल में हमने क्या करना है, एक सवाल है, उसकी 3 चीज़ें मालूम करनी है। 4 सवाल है हमारे पास टोटल। चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन कंडीशन है, ये कन्वर्स है, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट करना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी पॉसिबल क्वेश्चन है। सबसे पहले कन्वर्स मालूम करते हैं। अब कन्वर्स में हमने क्या करना होता है, सिंपल आपने इस एरो को नहीं छेड़ना, इसको पहले लिख देना है और इसको बाद में लिख देना है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स। दोबारा बता रही हूँ कि सिंपल आपने क्या करना है, आपने एरो को एज इट इज़ रखना है और इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, तो ये बनेगा आपका कन्वर्स। इन्वर्स में क्या करते हैं, इन्वर्स मतलब ऑपोजिट जैसे होते हैं, हम इन्वर्स में उल्टा कर देते हैं दोनों चीज़ों को, दोनों साइड्स को, जैसे कि इसका भी निगेशन अप्लाई कर दें, इसका भी निगेशन अप्लाई कर दें। अब जब इसका निगेशन अप्लाई करेंगे तो निगेशन का जब निगेशन लेते हैं, नॉट का नॉट लेंगे तो वो नॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वो ख़त्म हो जाता है, तो ये तो नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और इसके ऊपर आपने क्या लगा देना, नॉट लगा देना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, सिंपल आपने आपका जो क्वेश्चन जो कन्वर्ट, क्योंकि ये सी से बन रहा है, इसको मैंने यूँ आपको ये ड्रॉ करके बताया यूँ कि आप यूँ मेमोराइज़ कर लें, इसको ईजी होगा आपके लिए, कि जो आपका कन्वर्स है, सिंपल कन्वर्स है, उस पर आपने निगेशन अप्लाई कर देना। इसका निगेशन तो यह आ जाएगा, निगेशन का निगेशन वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखें, ये तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले बताया है कि एरो को नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं इसको हाथ लगाना, मतलब जैसे है वैसे रहने दें। तो P को पहले लिख दें, Q को बाद में लिख दें। इन्वर्स में क्या करते हैं, जो कंडीशन या जो क्वेश्चन होता है उसका आपने क्या अप्लाई कर देना होता है, निगेशन। इस पर भी निगेशन अप्लाई कर दें, इस पर भी निगेशन अप्लाई कर दें। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं कि जो कन्वर्स होता है उसका निगेशन अप्लाई करना होता है। तो ये निगेशन P और निगेशन Q हो जाएगा। ये कुछ मिस्टेक है, निगेशन P से कहाँ जा रहे हैं, निगेशन Q में। ओके, अब यहाँ पर देखें आप, ये क्वेश्चन है। कन्वर्स में क्या करते हैं, पहले इसको लिख दें, बाद में इसको लिख दें। इन्वर्स में क्या करते हैं कि क्वेश्चन का ही आपने निगेट अप्लाई कर देना, निगेशन का निगेशन तो निगेशन खत्म, फिर निगेशन का निगेशन तो निगेशन खत्म। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं कि जो कन्वर्स होता है उसको आपने क्या कर देना, उसका निगेशन, इसका निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म, इसका निगेशन अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब जो लास्ट पार्ट है इसकी अपने कन्वर्स अप्लाई करना है।
तो कन्वर्स अप्लाई करने के लिए सवाल में आपको पता है सिंपल आपने इसका एरो चेंज कर देना है। इन्वर्स में दोनों तरफ निगेशन अप्लाई कर देंगे और काउंटर पॉजिटिव में इसका निगेशन और इसका निगेशन लेंगे। तो दैट वाज वेरी सिंपल, टेक्निक के साथ करेंगे तो चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। डोंट मेक द थिंग सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज इवन। तो आपने क्या करना है कि एक तो इस चीज़ को ये दोनों को याद कर लें। सिंपल है, कंडीशन है, एक क्वेश्चन है। कन्वर्स में क्या करेंगे, सिंपल आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है। इन्वर्स में दोनों का निगेशन अप्लाई करना है। काउंटर पॉजिटिव में जो कन्वर्स ऑलरेडी आप ले चुके हैं उस पर निगेशन अप्लाई कर देने, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टेबल जो एक्चुअली हम जब बना रहे होते हैं इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है उसने दिया हुआ, मैंने ये क्वेश्चन एक्चुअली उठाकर यहाँ लिख दिया। मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं इसकी डिटेल पहले आपको बता चुकी हूँ सारी कि कैसे आपका जो कंजंक्शन है या जो सारी चीज़ें हैं, डिसजंक्शंस हैं, जो भी है। अब देखें इसमें हमने करना क्या है। ये सवाल है आपका, आपको क्या पता चलेगा कि आपने ये कॉलम्स बनाने कैसे। अच्छा, मैंने ये बॉक्सेस में नहीं रखा, इट शुड बी द कंप्लीट लाइक बॉक्स फॉर्म। इसका पूरा एक बॉक्स फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन। इसको आप लाइनिंग लगा लें, पूरा एक बॉक्स डायलॉग बॉक्स बनाना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले देखें आपने क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले जो आपके जो इनपुट्स हैं, जो आपका जो हर क्वेश्चन में सेम चीज़ है, दैट इज़ पी एंड क्यू। आपके पास पी और क्या है क्यू। पहला पी, दूसरा क्यू, और पी आपका कैसे होता है ये आपको पता है, टी टी एफ एफ और फिर टी एफ टी एफ। डन हो गया, ये तो आपको समझ आ गई होगी। और दिस इज़ योर एंड ऑपरेशन, नॉट एंड बट और, क्योंकि ये है इसको बोलते हैं आपका। अच्छा, क्योंकि आपने एंड पढ़ा है, बल्कि बुक में लिखा हुआ है एंड, वहाँ पर कंजंक्शन और डिसजंक्शन का वर्ड है। तो ये कंजंक्शन था और ये जो है वो डिसजंक्शन है। तो अब ढूंढना ये कि हमने इसमें से क्या बनाना है, क्या करना है। बस आप फॉलो करते जाएं कि वो क्या कहना चाहते हो और उसको चाहिए क्या। तो सबसे पहले पी और क्यू हो गया। उसके बाद देखें ये पी, इसको मैंने लिखा, इन दोनों का मैंने मालूम कर लिया। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने निगेशन क्यू को यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो निगेशन क्यू यहाँ भी लिख सकते हैं। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले मैंने क्या लिखा, पी और क्यू ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा ये मतलब पहले ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व किया, ये ब्रैकेट लिखी यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ आपने उठा के यहाँ लिख दी। उसके बाद आपने क्या लिखा, ये जो ब्रैकेट के बाहर एक दूसरी जो एंटिटी है, दूसरी जो एक क्वालिटी है, उसकी जो क्वेश्चन है काइंड ऑफ, वो लिख दिया। और उसके बाद अब देखें आपने ये भी मालूम कर लिया, ये भी कर लिया। अब इसका इन यानी कि दो जो मेन जो चीज़ें क्वेश्चन बने हैं, इन दोनों का आपस में आपने और अप्लाई करना है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ लिख दी। बारी बारी शुरू करते हैं। ये आपको पता है कि किस तरह से ये जो डिसजंक्शन है आपका, डिसजंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू है, बाकी ट्रू। देखें अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू में आएगा। देखिए अगर एक ट्रू है ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मैं इतना डिटेल में इसके लिए इसको डिस्कस नहीं कर रही। अब इसका इस पूरे का आपने निगेशन अप्लाई कर देना है। मतलब ये टी है तो एफ है, टी है एफ है, टी है एफ और एफ है तो क्या हो गया टी। निगेशन क्यू का मतलब क्या है, क्यू आपके पास ये पड़ा हुआ है, आपने इस सारे को निगेट कर देना, उलट कर देना है। टी है तो एफ है तो टी है, टी है एफ है और एफ क्या बन गया टी। अब ये जो दो मेन चीज़ें अभी आपने मालूम की हैं, एक आपने ये वाला काम किया, दूसरा अब इन दोनों के दरमियान में ऑलरेडी जो आपने डिसजंक्शन मालूम किया, दोबारा इसका भी डिसजंक्शन कर लें। आपको पता है अगर दो फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स आता है। ये देखें दो फॉल्स हैं तो फॉल्स है, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यहाँ देखो, और अगर दोनों फॉल्स है फिर फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये आपका एक ट्रूथ टेबल बन चुका है। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रूथ टेबल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ये देखें, सवाल छोटा सा सवाल है। वही बात, पहले पी और क्यू आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो गौर करो, निगेशन पी और निगेशन क्यू। हालांकि ये बाद में ये पहले, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्योंकि पहले मेरा पी था तो मैंने निगेशन पी लिख दिया, फिर क्यू है तो निगेशन क्यू लिख दिया। निगेशन आपको पता है कि उस चीज़ को वर्सिफाई कर देता है, उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है, वो लिख दिया। अब उसने बोला है कि निगेशन क्यू का और ले लो, निगेशन पी के साथ क्वेश्चन लिखा। अभी जैसे ऊपर और मालूम किया, ये नॉट, दिस इज़ नॉट एंड बट दिस इज़ डिसजंक्शन और। तो आपने इन दोनों में और अप्लाई कर दिया। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है। अब बहुत आसान है, अब जब पूरा काम कर लिया तो बस इस पूरे आंसर का निगेशन मालूम कर लो। तो निगेशन आपको पता है सिंपल क्या होता है, ऑपोजिट्स होते हैं। तो ये आपका आंसर रिक्वायर्ड आपका टेबल, दिस इज़ एक्चुअली योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास जो ये सवाल है इस तरह से, ये वाला होप्स आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, सबसे पहले कोई पी और क्यू आपने बना लिया, बारी बारी चलें तो उसने बोला क्यू और पी मालूम करो, पी और क्यू लिख लें या पी और क्यू। मैंने इसको पहले लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, एक तरफ और है और एक तरफ एंड है।
ठीक है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता पी और क्यू का, यहाँ बस यही एक ऑप्शन है और जगह में चेंज नहीं कर सकते, मतलब चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पहले और मालूम कर लिया फिर एंड। अब और जैसे प्रीवियसली भी क्वेश्चन में डिसजंक्शन मालूम किया कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, यहाँ देखिए एक भी ट्रू है और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स है। अब कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन जब दोनों ट्रू है, अगर कोई एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। जैसे यहाँ उल्टा था ना इसका, इसमें कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है, लेकिन इसमें कोई एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, यहाँ भी एक फॉल्स है तो फॉल्स है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स है। ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, अगर दोनों ट्रू है तो डिसजंक्शन और कंजंक्शन दोनों में ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों का आपस में बाय कंडीशनल मालूम कर लें, जिसको बाय कंडीशनल बोलते हैं या इक्विवेलेंस बोलते हैं। दोनों का ये वाला जो एंड वाला हमने फिफ्थ जो ऑपरेशन पढ़ा है उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, अब करना इन दोनों से इसका कोई काम नहीं है। वो उसने बोला जब अभी आपने दो ब्रैकेट्स मालूम किए, कंजंक्शन डिसजंक्शन का बाय कंडीशनल मालूम करनी है, मीन्स इन दोनों कॉलम्स को बस आपने देखना है। उसमें अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू है। सिर्फ फॉल्स कब होता है, जब कोई एक भी कंडीशन आपकी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसको सिर्फ लिखने में मुझे टाइम लगे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिवन 2 एग्जाम्पल्स। वैसे बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होता है, और उसका कोई सा भी खुद से प्रूफ बता दें और कोई सी भी एग्जाम्पल भी दे दें। अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में यूँ आ सकती है। पहली बात, स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी बात, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कि ना मतलब ट्रू है या फॉल्स, यानी कि दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, बट नॉट ट्रू और नॉट एट द सेम टाइम, यानी कि ये ना हो कि वो फॉल्स भी हो रहा हो जैसे ट्रू भी हो रहा, तो उसको स्टेटमेंट हम नहीं कहते। ओके, इट एक्सप्रेस अ फैक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। ये एक फैक्ट को शो कर रहा होता है, एक रिलेशनशिप बता रहा होता है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं। एग्जांपल जैसे सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका या वो ये एक फैक्ट है, ये इसको हम ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। तो इसका मतलब एक ऐसी बात जो एक ही चीज़ को होल्ड कर रही है एक टाइम पे, तो ये एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ देखेंगे। अब मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है? अ प्रूफ इज़ द लॉजिकल सीक्वेंस। प्रूफ क्या है? एक लॉजिकल सीक्वेंस है स्टेप्स का दैट एस्टैब्लिश द ट्रूथ ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम, थ्योरम। मतलब मैथमेटिकल प्रूफ का मतलब होता है, देखो कोई स्टेटमेंट है जैसे ये है, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपसे कहा था इसका प्रूफ हमारे पास अभी अवेलेबल है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहीं होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रीजंस की ज़रूरत होती है, थ्योरम्स की ज़रूरत होती है, कुछ डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती है, कुछ एग्जाम्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सब चीज़ों को मिला करके एक मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो हम बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो ये एक चीज़ है। ये एक्चुअली एक्सरसाइज कह लें, अभी जो सब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं कुछ थेरी टाइप क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स यू फील देम डिफिकल्ट बिकॉज यू हैवंट डन ऑल दीज थिंग्स बिफोर एंड यू विल ऑफ कोर्स बी get somehow irritated, what is this going on? तो of course this is the part of your syllabus and you have to do this. तो मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? मैंने बता दिया, बहुत से प्रूफ आप कर चुके हैं, क्योंकि अभी आपकी बुक में थ्योरम्स उस तरह से इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स होंगे कि मैथमेटिकल प्रूफ में ये सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, इन चीज़ों को मिलाकर जब हम कोई बड़ा एक प्रूफ करते हैं, इवन छोटा भी प्रूफ हो, तो उन चीज़ों को उनका एंडिंग तक पहुंचने के लिए जो सारे प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं, वो जो सारे स्टेप्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। एग्जाम्पल देखिए, इवन नंबर प्रॉपर्टी, ये क्या है इसको देखते हैं। सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। क्या कहता है कि अगर कभी भी हम दो नंबर को, कोई भी दो इवन नंबर हैं और जब उनको प्लस करते हैं तो आंसर भी हमेशा इवन आता है। ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ ट्रू, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। लेट टू इवन नंबर्स आर 2a एंड 2b। अच्छा, अभी कैसे पता चलेगा कि ये दोनों इवन ही हैं? तो याद रखें, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर ABC वॉट एवर इट इज़, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस AB। तो क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ऑफ कोर्स ये क्या है? अब अगर आप 1 को देखें तो 1 इज़ नॉट एन इवन नंबर, लेकिन जहाँ पर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या इवन बन गया। 3 इज़ नॉट एन इवन नंबर, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 2 ऑफ कोर्स इट विल बी एन इवन नंबर। तो इसलिए किसी भी नंबर को इवन बनाना हो तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा। सो लेट द 2 इवन नंबर्स आर 2a एंड 2b। हमने 2 इवन नंबर सपोज कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? द सम ऑफ, अब उसने बोला कि सम करने से भी इवन आना चाहिए, तो हम सेकंड स्टेप में करते हैं द सम इज़। अब इनको सम जब कर दिया तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब हमें पता है
कि सिंस 2a ये जो चीज़ है इज़ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये नंबर पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए इसका मतलब वो इवन नंबर ही है, जो क्योंकि वो 2 से डिवाइड तभी होगा अगर वो खुद इवन है। तो इसका मतलब है ये जो हमने कुछ बातें की हैं इसको एक प्रूफ बोलते हैं। तो ये जो है हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ्स। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अब हम बताने जा रहे हैं कि एक्सियम और थ्योरम में क्या आपके पास फ़र्क होता है। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली अभी आपकी बुक में बहुत ज़्यादा थ्योरम्स नहीं हैं। प्रीवियस बुक्स में थ्योरम्स होते थे। तो जब थ्योरम का मतलब होता है कि जब हमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है और हमने उससे प्रूफ करना होता है, और जब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो उसके अंदर हम एक्सियम को यूज़ करते हैं। इस बात का मतलब है कि थ्योरम एक बड़ी चीज़ है, एक्सियम उसका एक पार्ट है। या थ्योरम को हमने प्रूफ करना होता है जबकि एक्सियम को यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सियम ऑलरेडी प्रूफ चीज़ होती है। इन शॉर्ट, अब डेफिनेशन देखें, अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नोन फैक्ट, जो कि पहले से ही कुछ फैक्ट की बेस पर हम उसे कहते हैं वो प्रूफ होता है, और हमें उसे प्रूफ करना पड़ता है। एक्चुअली दैट वो प्रूफ हो चुका है, लेकिन हम उसका प्रूफ शो करते हैं। हम उसको, जैसे ये स्टेटमेंट है इसका प्रूफ है, एग्जिस्ट करता है बार बार, इसलिए ये स्टेटमेंट आ रही है, द सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इसको हमें प्रूफ करना होता है, ये स्टेटमेंट हम इसको प्रूफ करेंगे, तो ये एक थ्योरम है। जबकि एक्सियम क्या है, एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। एक ऐसी बात जिसको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट हमें करना पड़ता है और उसको हम मान लेते हैं, दैट इज़ एक्चुअली एक्सियम। आप देखिए कितना क्लियर है। An axiom is a mathematical statement that is believed to be true without any evidence or requiring any proof, जिसको हम आंखें बंद करके बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। येस, ये एक मैथ्स में एक ऐसी रियलिटी है जिसको वी डोंट नीड टू हैव टू नो फॉर एनी प्रूफ, बस हमें इसको मानना है, ये ऐसे ही है। जैसे ये पहले भी था, ये MCQs में भी था, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the importance of logical reasoning in mathematical proofs, give an example to illustrate your point। तो वो कहता है कि क्या होता है एक जो आपके पास जो लॉजिकल रीजनिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू अवॉइड मिस्टेक इन रीजनिंग। उससे हम अपनी जो जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उससे अवॉइड करते हैं, मतलब उससे हमारी मिस्टेक्स होती नहीं हैं। नॉट फॉर सम एग्जाम्पल बट फॉर ऑल, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम्पल के लिए, बल्कि हर जगह के लिए वो, या जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए वो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू होता है। यूज़ नोन फैक्ट टू प्रूव न्यू रिजल्ट्स, हमें जो पहले से फैक्ट पता होते हैं उसको यूज़ करके हम अपने जो न्यू रिजल्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी ऐड टू ऑड नंबर द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इवन। एग्जाम्पल उसने दी है कि जब हम अपने कोई या दो से ऐसा कर लेते हैं, तो कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, जब हम दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं ऑलवेज वी हैव द इवन नंबर। मिसाल के तौर पर उसने बोला दो ऑड नंबर, जैसे 1 + 3 दोनों ऑड हैं, तो आंसर क्या आ रहा है 4। इसके अलावा 3 + 5 ऑलवेज 8, तो इसका मतलब दो ऑड नंबर को जमा करने से हमेशा इवन नंबर आता है। अब इसका प्रूफ कैसे देखेंगे। प्रूफ है यूजिंग एक लॉजिक के थ्रू हम बात करते हैं। 2 ऑड्स नंबर हमने ले लिए, 2a + 1। अब आप बोलेंगे कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 2a और 2b जो था वो इवन थे, लेकिन क्योंकि इसमें 1 को प्लस कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑड नंबर बन गए हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो चीज़ों को क्या बना सकता है, ऑड बना सकता है। तो ये पहले इवन था, इवन में एक नंबर हमने प्लस हमने सपोज किया कि दोनों में 1 प्लस कर देते हैं। उसके बाद अगर हम, अब ये हमारे दो नंबर्स हैं, दो ऑड नंबर्स बन गए हैं, इनको ज़रा ऐड करते हैं, तो 2a + 2b 1 + 1 2, यहाँ से सब में से 2 कॉमन आ रहा है। आपको ये पता है कि अब अगर ये जो नंबर है, क्योंकि ये सारे का सारा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि बाहर ये 2 लिखा हुआ है, और अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये एक इवन नंबर है। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, जो लॉजिक का रीज़न दे रहे हैं उसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 में देखें क्या है, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजेक्टर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीज़न। अब देखें, सबसे पहले ये बार बार, अब वो फिर से आप, क्योंकि आपके MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बारी बारी पूछेगा कि इसमें से एक्सियम कौन है, कंजेक्टर कौन है, थ्योरम है, क्या है। देयर इज़ एक्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन दैट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट। ये हम तीसरी बार ये पढ़ चुके हैं और ये हमारा MCQs भी था। ये आपके पास क्या होता है, जो
ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ एक्सियम, जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्सियम है। दिस स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड इज़ नोन एज एक्सियम। ये ज्योमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक नेम है, जो कि अभी इतना डिटेल में आपने इसको पढ़ा नहीं है, and is known as axiom. It is the basic rule that form the foundation of the geometry. ये बहुत बेसिक रूल है जो ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक लॉ है, जो कि इसकी फाउंडेशन पूरी की पूरी आगे ज्योमेट्री की जो है फाउंडेशन बना रहा है। ये इसका जो रीज़न आपने दे दिया। नेक्स्ट देखें, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। वी ऑलरेडी हैव डन दिस वन। दिस इज़ अ कंजेक्टर बिकॉज सम हाउ ये एक जगह पे ट्रू है और कभी फॉल्स भी आ रहा है, किसी एक पॉइंट पे जाके ये क्या होगा, फॉल्स भी होगा। तो इट मीन्स हम इसे क्या सपोज करेंगे कि हम इसको कंजेक्टर लिखेंगे। द गिवन स्टेटमेंट इज़ अ कंजेक्टर बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन ट्रू इन जनरल, इट हैज़ बीन वाइडली बिलीव टू बी ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि वो कहता है कि कभी तो ठीक हो जाएगा और कभी क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसकी, द सम ऑफ द एंगल इन ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो वो कहते हैं जो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल है वो 180 डिग्री है। अब आपको पता है, ये बार बार हम पहले भी कर चुके हैं, दिस इज़ द थ्योरम। ये आपके पास क्या है, थ्योरम है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेरियस मेथड। इसको बहुत से तरीक़ों से प्रूव किया जा सकता है, सच एज एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से हम ये अभी सिर्फ इसको बताना नहीं है प्रूव करके, बस बताना है रीज़न कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, थ्योरम है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने बताने हैं, इसकी रीजंस देनी है, प्रूफ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हमने इसको इतना डिटेल से करना है क्योंकि हमें उसके पूरे पूरे मैथमेटिकल प्रूफ्स चाहिए, डिडक्टिव प्रूफ्स चाहिए इसको, इस छोटी सी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। सो वी जस्ट कैरी ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखें, अगर मैं इसको सादा तरीके से आप करें तो 1-2-3 स्टेप्स में आप ये सवाल कर लेंगे, पर यहाँ पर उसको कंप्लीट उसके स्टेप्स किस तरह से चाहिए आप ज़रा चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड देखें, आपने इसको यूँ लिख दिया। आपको पता है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, +9। अब x लिखें और x माइनस 4 आ जाएगा, फिर -4 लिखें, x माइनस 4 + 9। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल है। यहाँ पर आपने क्या किया है कि जब बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं, अगर हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, इसको 2 बार तोड़ के भी लिख सकते हैं। ये आपने इसके सामने इसका ये तभी तो उसने वो लिखा था मैथमेटिकल प्रूफ या वो सारी स्टेटमेंट्स लिखें। तो ये हमने सारी बातें जो रीज़न्स हैं वो साथ देती जाना है। तो इसको बोलते हैं कि हमने सारी वो जो डिटेल में क्वेश्चन करने का रीज़न होता है। अदरवाइज़ आपको पता है अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि विद इन 2 स्टेप्स आप इसको क्वेश्चन को करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस सवाल में ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर क्योंकि एक्स पहले आ रहा है तो देखें मैंने इस एक्स को पहले लिखा है, x.4 लिखा है, फिर 4x और 4 ज़ा, और भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि 4.4 लिखा है। तो ये x² आ जाएगा, इसको 4x लिख सकते हैं। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, a.b इज़ इक्वल टू b.a। या हम कह सकते हैं x.4 को लिख सकते हैं 4.x। तो ये इसका जो हमने इसकी रीज़न दे दी। उसके बाद 4 × 16। अब 4 माइनस, अब यहाँ से देखें क्या किया, x² आ गया, यहाँ से -4 कॉमन, माइनस कॉमन आ रहा है, तो 4 + 4x आ जाएगा, 16 + 9 25, 4 + 4 8, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। तो ये आपने लिखा, ये जो मैंने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है। ये कैसे कि जब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या लेफ़्ट के लेफ़्ट नंबर से आपने कॉमन ले लिया तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास क्या है, ये 2 आपको स्टेटमेंट, आपको ये इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड सपोज कर ली, ये 2 बार लिख दें और इसको भी 2 बार लिख दें, बिल्कुल सेम रूल के अकॉर्डिंग। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक दफ़ा x लिखा, x+1, फिर मैं उसके बाद 1 लिखा और x+1 माइनस, दूसरी तरफ को भी इस तरह से डिटेल से खोल के, मतलब इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं लिख दूँ a और a + b या c + b कर देते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, a.c, a.c और a.b। तो देखें आपने जब इधर से मल्टीप्लाई किया, आपके राइट हैंड पे ये a कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर मैंने इस तरह से लिखा होता, जैसे a + b है, यहाँ c लिख दूँ, तो a.c और b.c, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट, सॉरी ये राइट है और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इस तरह से ये खोला गया है। ओके, इसके बाद आप जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नेक्स्ट। ओके,
नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट वन, वन डॉट एक्स, वन वन ज़ा वन, और उसके बाद ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा एक्स डॉट एक्स, एक्स वन एक्स और वन वन। उसके बाद इसको फर्दर देख लें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वन को वन एक्स लिख सकते हैं, ये भी वन एक्स है, वन वन ज़ा वन, ये एक्स स्क्वायर है, फिर वन एक्स कर दें, फिर वन एक्स कर दें, वन, और उसके बाद ये यहाँ से वन कॉमन, वन प्लस वन है, एक्स कॉमन आ रहा है, वन आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वन कॉमन आ रहा है, साथ माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस वन। उसके बाद ये सब लिखते जाएं, कम्यूटेटिव लॉ जो है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन टू, और ये फिर से एक्स आ गया, टू एक्स वन, अंदर माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब जो इसको देखें एक्स स्क्वायर है, इसको इसके साथ लिखें, जो रिक्वायर्ड चीज़ें जैसे मैचिंग करके लिखते हैं वो लिख दें, वन वन से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो प्रूव हो गई, ठीक है, प्रूव हो गई। अब अगला सवाल करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखें, एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर 20 इज इक्वल टू 20x। लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपने क्या करना है, उसके बाद एक्स प्लस फाइव दो बार लिखेंगे, एक्स माइनस फाइव, डोर क्लोज करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस फाइव, फिर प्लस फाइव, फिर एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स डॉट, मतलब सेम वही जो पीछे सेम रूल अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है। और उसके बाद एक्स डॉट एक्स, ये चेक करें बिल्कुल सेम, अगर आपको ये समझ आ गई तो ये सब इसकी तरह सेम क्वेश्चन है। फिर मल्टीप्लिकेशन हुई है, कॉमन लिया हुआ है सेम, आई थिंक सो कि ये बाकी सवाल आप आराम से कर सकती हैं, ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया 20x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ओके, इसमें आपने क्या करना है, प्रूव करें इसको, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने सपोज कर ली, यहाँ पर लिखिए 1/4 जो इसको एक्चुअली ना यूँ लिखा जा सकता है, ये 1/4 इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 1/4 साइड पे ले जाए, इंटू 4 + 16x, ये देखें जैसे हम a/b को लिख सकते हैं 1/b डॉट a, तो इस तरह से इसको भी साइड पे लेके जा सकते हैं। 4 × 1, 4 4 = 16 1, इसको मल्टीप्लिकेटिव लॉ या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर देखें इसको ज़रा ब्रैकेट में थोड़ा लिख दें और डिटेल में करने के लिए, तो इसको एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, 1 + 4x, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 + 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर जो है वो आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको एक्स को स्क्वायर को ब्रेक किया, एक्स डॉट एक्स, 6 3 = 16x, यहाँ पर नीचे देखें, और यहाँ पर 3 9 = 27 हो गया। उसके बाद क्योंकि जैसे कम्यूटेटिव लॉ में हम बात यूँ करते हैं, ए बी बराबर है बी ए के, यहाँ से 6x कॉमन आ गया, x + 3 रह गया, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर यानी कि आपने कॉमन कोई चीज़ निकाली। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिलेशन लिखने की कैंसिलेशन लॉ है, यहाँ से चीज़ें कैंसिल कर दी, 2x आ जाएगा। अब फर्दर देखें क्या है नेक्स्ट प्रोसीजर। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, x + 3 x - 3, ये हमने फार्मूला उसको बता दें कि हमने ये अप्लाई किया है, और कैंसिल कर दें, अगेन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या कैंसिलेशन लॉ भी कह सकते हैं इसको, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपने सपोज कर ली, जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं मिड टर्म ब्रेक के जो क्वेश्चंस हैं, आपने इसको ब्रेक कर लिया, इसके मिड टर्म ब्रेक कर ली, उसके बाद यहाँ भी इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, एक्स को 2 बार लिखा है क्योंकि स्क्वायर है, इसमें डॉट फिट कर दें आपने सिंपल, और ये 2 5 = 10 हो जाएगा। उसके बाद 5x है, उसके बाद 2x है, -2 5 = 10, यहाँ से x कॉमन ले लें, इसके बाद 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी सिंपल कॉमन वगैरह जो चीज़ सारे प्रोसीजर हैं वो हमने किए हैं। उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा से कॉमन करें, टेकिंग कॉमन अगेन, और कटिंग के बाद आप फिर दोबारा कैंसिलेशन लॉ लिखने, मैंने लिखा नहीं है, फिर से आपका वो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सपोज x इज़ एन इंटीजर देन x इज़ ऑड, उसने बोला कि x जो है वो एक इंटीजर है, और देन x इज़ ऑड, देन 9x + 4 इज़ ऑड, ठीक है। वो कहता है x जो है एक इंटीजर है, और x जो है हमारे पास ऑड भी है, और देन उसके बाद कहते हैं 9x + 4 भी क्या है, ऑड आना चाहिए। सपोज x इज़ एन इंटीजर, x इज़ ऑड
देन 9x+4 ये जो पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है। लेट x इज़ एन इंटीजर, हमें पता है कि x एक इंटीजर है, ठीक है। अगर x एक इंटीजर है, हम ये कहते हैं स्मॉल x को बिलोंग करते हैं कैपिटल x से, इंटीजर के सेट से ये बिलोंग कर रहा है, ऐसे लिख लें इसको। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर होते क्या, मतलब देखें आपको पता है ये 2k जो है या 2x हो गया या 2y हो गया, ये सब हमारे पास इवन नंबर है। जहाँ पर हमने इसमें एक नंबर ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा आपका ऑड नंबर, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2 एक ऑड नंबर है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 एक ऑड नंबर है। यूँ आप याद रख लें इस बात को इस तरह से। तो अगर ये एक ऑड नंबर है हमारा x जो है, तो हम ये सपोज करते हैं कि x बराबर है, क्योंकि ऑड है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पर k लिखें, y लिखें, कुछ भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इक्वेशन 1 कह दें। वी हैव, और हमारे पास ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, तो हम कहते हैं यूजिंग 1, ये जो हमारे पास मेन इक्वेशन हमने जिसको 1 इक्वेशन बनाया हुआ है, हम इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 9 2 18, 9 1 9+4, और फिर देखें 9+4 13 हो जाएगा। अब देखें नाउ 18k इज़ एन इवन नंबर, 18k एक इवन नंबर है क्योंकि 18 इवन है। क्योंकि हम इसको यूँ लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, यूँ और भी आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सो 18k + 13 विल बी ऑड नंबर, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो जब किसी इस नंबर को हम जब ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। एज द सम ऑफ इवन एंड ऑड इज़ ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है। तो ये इसका आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, वो उसने बोला है सपोज x इज़ एन इंटीजर एंड इफ़ x एक इंटीजर है, उसी तरह से x ऑड है, तो कहता है ये जो है क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अब क्या होगा, हमें पता है x एज x बिलोंग्स टू x एंड x इज़ एन ऑड नंबर, अगर ऑड है तो यूँ लिख देंगे, इसके जाके वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखें 7x + 5, ये जो मेन आपका सवाल था उसमें x की वैल्यू पुट कर दें। 7 2 14, 7 1 7, 7 + 2 14, तो देखो कि ये इवन है, ये भी इवन है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 14k इज़ इवन and 12 is even, as sum of even and even is always even, so this is also even। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है आपके पास, प्रूव द स्टेटमेंट्स हमने प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर ये आपका ये है, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ x इज़ एन ऑड इंटीजर देन शो दैट दिस लाइक इज़ ऑड। अगेन वही सेम क्वेश्चन, ऑड है तो ऑड के लिए हम इसको ये सपोज करेंगे, इसकी जगह ये जो स्टेटमेंट है इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसकी फॉर्मूला ओपन करें एक्सक्यूज़ मी, ओके। यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। इस सारे को सॉल्व करने के बाद ये आया है, सिंस 4k² ऑफ कोर्स ये इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, एंड -4k अगेन नेगेटिव इवन है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो इवन। सो सम ऑफ इवन एंड ऑड इज़ ऑड, सो दिस इज़ एन ऑड नंबर। ये दोनों इवन है लेकिन ये ऑड है, तो इनको प्लस करने से क्या आ रहा है, आपका ऑड नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखें, इफ x इज़ एन इवन इंटीजर देन शो दैट दिस इज़ इवन, ठीक है। अब हमने इसके लिए प्रूफ करना है। अब क्योंकि इवन उसने बोला x इवन है, तो अब खाली 2k करेंगे, 2k + 1 नहीं करेंगे। 2k + 1 कब करते हैं, जब हमें ऑड चाहिए होता है। अब हमें इवन चाहिए, x इज़ इवन, सो x इज़ इक्वल टू 2k, x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर भी x नहीं है, ये इंटीजर है, z है ये, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर ले लें। अब जैसे वो इंग्लिश में हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है वो लिखेंगे सारी। सिंस दिस 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ओके। अब जो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाला प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन की स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ नॉर्मल तरीके से नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है, चेक कर लें ये क्या है। एज x बिलोंग्स टू, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, ओके। लेट हम इसकी ना एक साइड जो ये वाली साइड है इसको सपोज कर लेते हैं इस तरह से, लेट x बिलोंग्स टू दिस पोर्शन। अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि, अच्छा एक बात है, ये क्योंकि ये फौरी तौर पे आपको एकदम से समझ शायद ना आए, अगर कोई नंबर जो है जैसे x बिलोंग करता है a से या a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये a से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है इस पूरी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट से, इसका मतलब कि x इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद है, तो x बिलोंग नहीं करेगा, इसको हटा दें। फिर बिलोंग का मतलब होता है उसका ताल्लुक़ होना, वो उसका मेंबर है, तो x किसका मेंबर नहीं है, इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दें तो हम बोलेंगे इसका मेंबर नहीं है। अगर ऐसा है, अगर x इससे बिलोंग नहीं कर रहा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कोई नंबर अगर कोई नंबर दोनों सेट में मौजूद हो,
अगर x इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो x a से भी बिलोंग नहीं करेगा और x b से भी बिलोंग नहीं करेगा। डन। देखें उसके बाद अगर x a से बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करे। एक चीज़ तो पक्की याद कर लें, अगर कोई नंबर किसी सेट से बिलोंग करता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट के सेट से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब उस बात को छोड़ दें, अगर कोई नंबर ए से बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए से तो उसके कॉम्प्लीमेंट है वो नंबर, वो कैसे होगा, क्योंकि हम उसको उसमें से निकाल देते हैं। अब देखें x इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो x किससे बिलोंग कर रहा है, b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब अगर देखा जाए तो x इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है और बीच में एंड आ गया, दोनों से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि एक्चुअली उन दोनों से बिलोंग करने का मतलब है वो यूनियन से, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल टुगेदर, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है या इससे या इससे। इसका मतलब x इन दोनों के यूनियन से बिलोंग करता है। अब देखें अगर कोई नंबर हमने कहा कि इससे बिलोंग कर रहा था और इवेंचुअली फाइनली वो इसकी दूसरी साइड से जाके बिलोंग कर गया। देखो हमने तो ये बोला कि x इससे बिलोंग कर रहा है और x किससे बिलोंग कर गया, इससे भी बिलोंग कर गया। बट x इज़ एन आर्बिट्री नंबर। आर्बिट्री का मतलब होता है कोई भी एक नंबर वहाँ से हमने सेट में से उठा लिया। सो अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि जो ये है इसका सब सेट होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, सबसेट है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अब आगे चलो, अब हम कहते हैं अगेन, अब हम लेट करते हैं, अभी ये कहानी ख़त्म होगी, एक अगली बात शुरू करते हैं। लेट वाई बिलोंग, तो अब हम इसकी दूसरी साइड सपोज करें ये वाली, लेट वाई बिलोंग्स टू दिस। अगर वाई इससे बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग टू दिस, तो इसका मतलब है कि वाई इससे भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि यूनियन है और यूनियन का मतलब दोनों में होना चाहिए, तो वाई इससे भी बिलोंग कर रहा है। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करती है इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं है। अगर वाई इससे बिलोंग करे तो इनसे में सिमिलरली इसमें नहीं होगा। अब देखो वाई इन दोनों में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं हो सकता। वाई ए में भी नहीं है, वाई बी में भी नहीं है, तो भला उसके कॉमन में कैसे हो सकता है वो, वाई डज़ नॉट बिलोंग टू दिस। अगर वाई इन दोनों को ए से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब कहीं इसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया। अब ज़रा दोबारा चेक करो, हमने यहाँ से बात शुरू की और हम यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब अगेन वाई क्या था, एक आर्बिट्री, एक आम नंबर था। जैसे पहले ये इसका सबसेट हुआ, अब जो पहला ये नंबर है ये इसका सबसेट हो जाएगा। और अगर कोई जैसे ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो याद रखें इसका मतलब है कि ए बराबर है किसके, बी के। तो देखें हमने बता दिया कि वो इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो एक्चुअली ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रूफ आपको नज़र आ रहा है, बट इट इज़ लाइक दैट, ये ऐसे ही है और आप इसको ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now we have to start question number 14, and this is if x and y are positive real number and x square less than y square, then x less than y. Means to say कि x और y दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक बात आपने जो है वो माइंड में रखनी है। और x स्क्वायर अगर लेस है y स्क्वायर से तो फिर x जो है वो भी लेस होगा y से। देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन में एक्स वाई दोनों जो हैं वो लेस ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं। ये क्यों लिखा है, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं। और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन क्वेश्चन में थी, एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट के बाद ये इससे कैंसिलेशन हो जाएगी और कैंसिलेशन के बाद सिंपल एक्स लेस दैन वाई आ जाएगा। और यही चीज़ हमें चाहिए थी, हमें ये पता है और हमने यहाँ तक जाना था। सिंस स्क्वायर रूट फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फॉर एन इंटीजर, मतलब वो कह रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं। काफ़ी डेप्थ में बात है, इतना काफ़ी आपके लिए, यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड टिल हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रूफ दैट। मैं आपको काफ़ी देर से बार बार कह रही हूँ कि ये जो प्रूफ है आएगा। सो हियर यू हैव द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम, प्रूव दैट सम ऑफ द इंटीजर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं इट विल ऑलवेज गिव्स यू 180 डिग्री। हाउ यू कैन सी दिस, ये आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है और ट्राइंगल में आपको जो एंगल नज़र आ रहे हैं इसको हमने एक जनरल नाम दे दिए हैं। वी आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट द एंगल द डिग्रीज इन द फॉर्म ऑफ लाइक, हमने वैसे कह दिए 1 2 3। ये जो बाहर का एंगल है एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है जो कि इस जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन है और इसका एंगल जो ये तो 1 2 3 इनर के 3 एंगल हैं, इंटीरियर एंगल जो हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ भी कोई एंगल बन रहा है उसका नाम 4 दे दें और इसका नाम क्या दे दिया 5। अब सोल्यूशन में देखें आप, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसको नाम बेशक इस तरह से कर दें, इधर ए लिख दें, बी सी कुछ भी ऐसे कर दें या ऊपर लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी,
कि यहाँ पर हमने एक सी से यहाँ पर एक लाइन जो है वो क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ सी लिखा तो इसको सी होना चाहिए, ये ए और ये क्या होगा, बी होगा। सी से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये किस तरह से है, ये माइट बी पॉसिबल आपने कहीं किसी लेवल पे ये चीज़ पढ़ी हो। अगर इसको मैं इस तरह से एक छोटा सी बना के आपको दिखाऊँ, ये देखिए 2 पैरेलल लाइंस हैं और जब इसमें से एक लाइन पास होती है, मतलब ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। जब यूँ एक लाइन पास होगी तो जो एंगल, ये देखो उसने बोला 1 और 4 जो एंगल है वो बराबर हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है जो एंगल 4 है इस जगह पे, ये एंगल 4 है और ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये वाला, ये दोनों एंगल इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये बराबर हैं। और उसके बाद जो 2 और 4 है, 2 और 5 सॉरी, अगर यूँ की एक लाइन, यहाँ से हम यूँ भी एक लाइन पास कर दें, इन दो जो पैरेलल लाइन में से एक जो लाइन यूँ क्रॉस करे, तो यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर क्या है 2, तो ये इसकी ऑल्टरनेट है, ये इसकी ऑल्टरनेट है, इसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं और ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। ये एक एक्सियम, एक फैक्ट है, ये ऑलरेडी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है और ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन अब आप इसको देख लें कि कभी भी 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएँ और उसमें से अगर इस तरह से एक लाइन पास की जाए तो जो इंटीरियर ऑल्टरनेट इसको, अच्छा एक और बात बताती हूँ, आपने शायद ये भी नहीं सुना होगा, जैसे ये दोनों हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि लाइन से ऊपर, ये लाइन से ऊपर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि आपके पास जो ये वाला एंगल है और यहाँ से ये, यानी कि ये एक दूसरे के, जो देखिए एक आउटर है एक इनर की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एंगल। तो जो ऑल्टरनेट एंगल इनका नाम है, ये दोनों बराबर हैं, मीन्स टू से 1 4 के बराबर है, 2 5 के बराबर है। ऑल्सो अब हमें ये भी पता है कि अगर आप थोड़ा गौर करो, अपने स्ट्रेट लाइन एंगल पढ़े हुए, अगर स्ट्रेट लाइन एंगल इस तरह से होते हैं और स्ट्रेट लाइन एंगल में आपके पास जो यूं करके एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर हम थोड़ा गौर करें, ये एक लाइन है और इस तरह से ये शेप आ रहा है, यहाँ पर जितने भी एंगल इस तरह से बनेंगे, ये 5 3 4, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो इन तीनों को प्लस करने से यू विल गेट 180 डिग्री एंड द रीज़न इज स्ट्रेट लाइन एंगल। यूजिंग अबव इन्फॉर्मेशन, अगर थोड़ा गौर करो तो यहाँ पर हमने तो ये प्रूव करना है कि 1 2 3 जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर है, ना कि 5 3 4, ठीक है। ये उसके बाद अब हम कहते हैं कि हमें पता है 5 किसके इक्वल है, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। और जो एंगल 4 है वो किसके बराबर है, 1 की जगह उसकी वैल्यू भी इसकी जगह पुट कर दो। मतलब 5 बराबर था 2 के, उसकी जगह ये लिख दी, और 4 बराबर है 1 के, वो लिख दिया। अब खुद से देखो कि यही हमें चाहिए था कि इनको थोड़ा ऑर्डर वाइज लिख देते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 किसके बराबर आ गया, आपके पास आ गया 180 डिग्री, और यही आपने प्रूव करना था। हेंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आंसर मिल गया आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए बी सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर प्रूव दैट दिस, मतलब ए बी सी जो आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो मतलब ऑफ कोर्स ज़ीरो नहीं है, तो उसने बोला प्रूव करो कि ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, और इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी बराबर है बी सी के। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, कहते हैं ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो दोनों तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर कोई काम इधर करवा रहे हैं तो इधर भी करवाना पड़ेगा। बी डी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, और अगर अब हम इसको अलहदा करके लिख सकते हैं ए डॉट 1 बाई बी, और यहाँ पर सी डॉट 1 बाई डी लिख सकते हैं। अब बी इस 1 बाई बी को इस बी के साथ मैच करके लिख दें, और 1 बाई डी को इस डी के साथ मिला के लिख दें। बी से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ से डी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1। तो जब ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे ये ए डी आ जाएगा और सी भी बराबर है इसके। थोड़ा अरेंज कर लें, बी सी लिख दें और ए डी लिख दें, और ये हमने इसको प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद देखें इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ए बाई बी डॉट सी बाई डी इज़ इक्वल टू ए सी और बी डी। अब हमने इसकी ये वाली साइड ले ली है, इसको भी हम लिख सकते हैं ए डॉट 1 बाई बी सी डॉट 1 बाई डी। ए और सी को इकट्ठा कर लिया और 1 बाई बी और 1 बाई डी को इधर साइड पे कर लिया। 1 1 1 बी डी ए सी, और इसको लिख सकते हैं ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आ जाएगा, और यही इसका क्या है, आंसर है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये देख लें, इसकी ये वाली साइड आपने जो है सपोज कर ली लेफ्ट साइड, इसको लिख सकते हैं ए डॉट 1 बाई बी और सी डॉट 1 बाई बी। अब ए प्लस सी 1 बाई बी कॉमन आ रहा है, साइड पे निकाल लें।
ठीक है, यहाँ से A+C आ गया। और अगर बी को वापस इस फॉर्मेट में लिखें, इसके नीचे मतलब एक लाइन लगा के लिख दें, तो ये इसका क्या है, आंसर है। स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत लंबी एक्सरसाइज थी और इसको करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अब ये है कि एक चीज़ें कुछ काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपके लिए, बट ऑफ कोर्स नथिंग इज़ न्यू अंटिल आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, आप उसको अच्छे से सारे क्वेश्चन कॉपी करें, नोट करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, थिंग्स विल बी स्मूदर फॉर यू। और जब तक हम ये मान लेते हैं कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, तो चीज़ें कभी भी आसान हमारे लिए नहीं होती, ठीक है। बट आई नो दैट यू पीपल कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, सो जस्ट कीप इट अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।